चलिए, आज का टॉपिक जो है ना, हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं राष्ट्रीय भावना का उदय, है ना, इमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है। आज का टॉपिक में हम लोग लिखेंगे, बहुत ज्यादा हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, और हो सकता है कि कांग्रेस जो है ना, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम लोग मतलब लिखें कांग्रेस के बारे में, अगर पहुंच पाए तो, क्योंकि 1-1.5 घंटा का ही क्लास है आज। ऑनलाइन वाले कुछ बोलना है तो बोलिए। हाँ हाँ, वो खत्म हो गया, बाकी उसको आपको डिटेल में और पढ़ना है, उसमें कुछ चीजें छूट गई होंगी, तो उसको अपने से अपडेट कीजिएगा, है ना। यू हैव टू फर्स्ट यू हैव टू रीड फ्रॉम द बिपिन चंद्रा, जो मैंने आपको भेजा है। और कुछ लोगों को अगर बिपिन चंद्रा में लग रहा है कि बहुत ज्यादा फैक्ट नहीं है, तो आप उसके लिए वो पढ़ सकते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में 1857, देखिए कुछ कुछ किताब है ना, स्पेक्ट्रम हो गया है, कुछ जो जो मोटा किताब है इसके पांडे, उसमें क्या है ना, क्रोनोलॉजिकल तरीके से दिया हुआ नहीं है सारा चीज। और एनसीईआरटी में भी क्रोनोलॉजिकल नहीं दिया हुआ है ना। तो आपको करना क्या है, बिपिन चंद्रा अगर आप पढ़ेंगे ना, तो कहानी के जैसा बड़ा अच्छे से समझ में आएगा आपको। लेकिन बिपिन चंद्रा में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हुए हैं ना, उसको क्या कीजिएगा आप, पहले रीडिंग में कभी उसको अंडरलाइन मत कीजिएगा, डेट वेट कर लीजिएगा अंडरलाइन। जब दूसरी बार उसको पढ़िएगा ना, तब रंगना स्टार्ट कीजिएगा। पहली बार में जो रंगोली बनाना स्टार्ट करते हैं ना, फिर दोबारा आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना। तो किसी कोई ऐसा है जिसके पास किताब नहीं है, एम लक्ष्य मतलब ये बिपिन चंद्रा वगैरह? अरे दिए तो थे पीडीएफ भाई, और कोशिश कीजिएगा ना। हाँ, अरे हिंदी इंग्लिश दोनों भेजे हैं हम। अच्छा सुनिए, ऑनलाइन वाला को थोड़ा सा म्यूट करना पड़ेगा, नहीं तो इन लोग बोलेगा हम लोग को नहीं दिए। देखिए बेसिकली क्या है ना, जो भी किताब है ना, हम आपको दे दिए हैं ऑलरेडी, है ना। आप एक बार ग्रुप में चेक कीजिएगा, और अगर आपको किताब नहीं मिला है तो आप जाके ब्रजेश जी से ले लीजिएगा। ठीक। और हिंदी में अगर आपको समझ में आ रहा है, हिंदी में पढ़िए। और मेरे हिसाब से हिंदी ज्यादा बेहतर रहेगा। रीजन क्या है कि उसको पढ़ के ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम कहानी के जैसा कम टाइम में आप पढ़ लीजिएगा। तो बस नोट्स आपके पास है ही, थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा और जानकारी चाहिए तो आप बिपिन चंद्र स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा। ठीक है। घटना चक्र बना रहे हैं आप लोग, वो वाला किताब खरीदे अरिहंत वाला। हम लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। आप जितना पेंडिंग करेंगे काम, उतना आपके लिए दिक्कत वाला होगा। ठीक है। टेस्ट तो लेंगे हम, क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन आपका हम बनाएंगे, और हल्के मत लीजिएगा मेरे क्वेश्चन, ठीक है ना। पिछले बार हम एक टेस्ट, अभी कुछ दिन पहले टेस्ट लिए हैं, 10 नंबर का टेस्ट लिए हैं, है ना, एक इंस्टीट्यूट में लिए हैं। 10 नंबर का टेस्ट में हाईएस्ट गया है 3। तो आप हल्के मत लीजिएगा। अरे नहीं नहीं, हम हम हार्ड इसलिए देंगे ना क्वेश्चन, देखिए इजी दे के आपको खुश करना हमको नहीं है। हम चाहते हैं हमको गाली दें, कि डिप्रेशन में रहें आप, ताकि आप पढ़ें कि इतना नंबर नहीं आ पा रहा। इजी क्वेश्चन दे देंगे, आप इजी ले लीजिएगा उसको, फिर आपको आ जाएगा कॉन्फिडेंट, फिर एग्जाम में थोड़ा सा उटल पुटल क्वेश्चन किया ना, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। गजब है भाई जो लिखवाए आपको, हम इसके अलावा किताब भी दिए है ना। बिपिन चंद्रा ओरिएंट पब्लिकेशन का है, हाँ भाई बिपिन चंद्रा कोई भी एनसीईआरटी भी है तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। नहीं कल नहीं रख पाएंगे, कल थोड़ा सा शेड्यूल मेरा बिजी है ना। देखो एक ही दिन हमको टाइम मिलता है, आपके लिए नोट्स भी हम थोड़ा सा बना रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे बैठ के हम, हो सकता है कल यहाँ पे आएंगे और नोट्स भी हमको बनाना है, हिंदी इंग्लिश दोनों और पूरे। हाँ हाँ, मतलब उसी तरीके से आपको मिल जाएगा। देखिए फ्राइडे मेरे क्लास के बाद ही होगा, मेरा जिस दिन क्लास होगा ना, उसी के बाद आपका हो सकता है टेस्ट एक दिन हम ले लेंगे। आपका हम टेस्ट लेंगे लगभग 50 या 60 नंबर का ले लेते हैं, है ना। आप पढ़ते रहिए, किसी दिन आपको हम यहीं से अनाउंस कर देंगे कल टेस्ट है, ठीक है ना, पढ़ते रहिए आप लोग। चलिए, आज का हम लोग का डिस्कशन थोड़ा सा समझने वाला है, क्योंकि आज लिखना बहुत ज्यादा हम लोग को नहीं है। देखिए, हम लोग जो भी इतिहास के पहलू पे अभी तक जितना भी हम लोग पढ़ चुके हैं ना, मॉडर्न 1857 की क्रांति एक ऐसा मतलब पहलू है। 1857 की जो क्रांति है ना, 1857, ये एक बेंचमार्क है। बेंचमार्क का मतलब यहाँ के बाद चीजों में बहुत तेजी से परिवर्तन होना चालू होगा। पहला बेंचमार्क ये है। दूसरा बेंचमार्क क्या होगा? गांधी जी का आगमन।
ये दो बेंचमार्क हम लोग को याद रखना हमेशा, ठीक है। उसके बाद भी है फेज, लेकिन दो बेंचमार्क हम लोग मानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पहला 1857, दूसरा 1885 कांग्रेस का उदय, और उसके बाद फिर आपका गांधी का युग, तीन। लेकिन मेरे हिसाब से कांग्रेस के स्टार्टिंग पहलू पे आने से कुछ ऐसा खास बदलाव हुआ नहीं, है ना। आज आपको समझ में आया कि कांग्रेस बना क्यों, कांग्रेस को बनाने का जरूरत क्यों पड़ा, है ना। 1857 की जो क्रांति हुई ना, ऑनलाइन वाले एक बार आप लोग भी कमेंट कर दीजिए कि अगर साउंड वगैरह आ रहा है तो सब कमेंट कर दीजिए पहले, ऐसा नहीं कि बीच में माइक वाइक बंद हो जाए। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, चलिए। देखिए, इसके लिए बहुत ज्यादा विवादास्पद ये चीज है, कोई एक आदमी योजना नहीं बनाया, क्योंकि संगठित जब था ही नहीं तो योजना कहां से बनेगा। सिंपल सा चीज है, कोई भी योजना तब बनेगा जब आदमी संगठन में काम करेगा। सब तो अपना अपना, अब जैसे झांसी का रानी का योजना अलग है, वो झांसी वाले ग्वालियर वाले क्षेत्र में काम कर रही है। कानपुर वाले क्षेत्र में काम कर रहा है कौन, तात्या टोपे और नाना साहेब, है ना। बेगम हजरत महल वहां पे, तो सेंट्रलाइज योजना जो है ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जो मीरठ का जो छावनी को जब सैनिकों के द्वारा लूटा गया ना, मेरठ की छावनी को जब लूटा गया अंग्रेज इसको इसके द्वारा, सैनिकों के द्वारा, तब वहां पे इन लोगों ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया, और इन लोगों ने फिर बहादुर शाह जफर को वहां से अपना नेता घोषित किया। कुछ और कहीं दिया हुआ है क्या? कहा? जोर से जोर से। जफर खान जो बख्त खान। तो जैसे बहादुर, देखिए सीन को पहले समझिए आप, सीन क्या है ना कि बहादुर शाह जफर जो है ना, बहादुर शाह जफर का जो आप बख्त खान बोल रहे हैं ना, उसका कहीं पे हमको ऐसा नाम मिला नहीं ऑथेंटिक किताब में। रीजन बता रहे हैं आपको। बहादुर शाह जफर का जो सेनापति है, बहादुर शाह जफर को तो खुद लीडरशिप मिलेगा नहीं मिलेगा उसको पता है क्या? सैनिक ये जब विद्रोह किए, जब मेरठ की छावनी लूटे, तब ना अपना लीडर घोषित करने के लिए ये लोग वहां से दिल्ली गए। जब ये लोग दिल्ली पहुंचे, हम आपको लिखवाए हैं लाइन में, देखिएगा कि जबरदस्ती उसको बनाया। आपको मैंने लिखवाया है ना ये लाइन। बहादुर शाह जफर भाई साहब उसके साथ अपने टेंशन चल रहा है अंग्रेजों का। हाँ एकदम तैयार नहीं था, तो जब वो तैयार ही नहीं था तो उसका सेनापति कैसे बना देगा कोई भी प्लान। वो बूढ़ा का बात तो छोड़ दीजिए, अंग्रेज का टॉर्चर भी तो था उसके साथ। अंग्रेजों का टॉर्चर था, प्लस उसका मुगल शाही जितना भी और छोटा छोटा जो प्रांत था उन लोग विद्रोह किए हुए था। 10 तरह का प्रॉब्लम था। अंतिम राजा के रूप में इसीलिए उसको जानते हैं, क्योंकि उसके बाद से कोई वंश बढ़ा ही नहीं। मुगल वहीं पे खत्म हो गया, बहादुर शाह जफर टू। तो जब ये नियोजन तरीके से, पूरी तरीके से नियोजित की गई ना, एक कहीं किताब में मैंने पढ़ा था, कोई किताब है ज्ञान सागर करके कोई किताब था, उसमें मतलब फैक्टुअल किताब था वो। क्या? मतलब तात्या टोपे को भी लोग बोलते हैं, है ना। क्योंकि लास्ट तक 1859 तक तात्या टोपे क्या किया, इसको मतलब योजना को संगठित करने का प्रयास किया। बाद में कुछ मतलब मुखबिरों ने उनका मतलब वो कर दिया था, उनको पकड़वा दिया था, इसीलिए उसके बाद से वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन हर आदमी का अपना अपना उसमें क्या चल रहा था ना, इंटरेस्ट था। और योजना सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा तो योजना कैसे काम करेगा। मान लीजिए आप लोग 10 लोग हैं, है ना, किसी को हम चूज कर लेते हैं, 5 लड़की 5 लड़का, सबके साथ समस्या अलग अलग है ना। और हम लोग सबके स्टडी के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाते हैं। अब इसमें से हो सकता है कि कुछ हाउसवाइफ होंगी, कुछ हस्बैंड जो या कुछ लोग हैं जो मेल हैं वो काम करते होंगे कहीं, कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते होंगे, कुछ भी। और अगर इस तरीके से सबका इंटरेस्ट अपना अपना है, अगर कोई एक प्लान बना दे कि नहीं भाई साहब कल 7 बजे से सबको 7 बजे से लेकर 10 बजे तक 3 घंटा सब लोग डिस्कशन करेंगे, तो इसमें जो महिलाएं हैं उसको दिक्कत होगा, क्योंकि उसको 8 बजे 8:30 बजे के आसपास तो नाश्ता बनाना पड़ता है। कुछ लोग होंगे जिसको 9 बजे से 10 बजे ट्यूशन जाना पड़ता है। सबका अपना पर्सनल इंटरेस्ट है ना, तो ऐसे में कभी कोई योजना काम कर पाएगा क्या, संगठित हो पाएगा? सेम चीज हुआ, झांसी की रानी अपने ग्वालियर के लिए लड़ रही थी, आपके वीर कुंवर सिंह जगदीशपुर के लिए लड़ रहे थे। नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे कि उनका पेंशन बंद कर दिया गया, है ना, इसलिए वो लड़ रहे थे। नाना साहब अगर इतने ज्यादा विद्रोही हुआ अगर होते, तो भाई साहब जब उसको वहां से हटा के उसका बाप माँ को यहाँ पे भेजा गया था ना, कानपुर, कहाँ से, नहीं नहीं, महाराष्ट्र मराठा वाले से, वहां से जब भेजा गया था,
उसके बाद तो, और पिताजी का जब इनका डेथ हुआ तब ना इनको मतलब पेशवाशिप मिला, तब तो मतलब इसको विद्रोह करना चाहिए था, तो इनको तो आराम से मजा आ रहा था। पेंशन बंद नहीं होता तब ये कुछ करते क्या? तो ये सब लोग अपना अपना इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहे थे, और इसको ये लोग अब देखो मंगल पांडे का केस क्या है ना, मंगल पांडे वाले केस में हुआ क्या कि मंगल पांडे जो भाई साहब थे ना, मंगल पांडे ये इसलिए विद्रोह किए थे क्योंकि उनको चर्बी वाला कारतूस मिला था। कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जो पूरी तरीके से अंग्रेजों के शोषणकारी नीतियों के लिए मतलब लड़ रहा था। अब देखो जब भी कोई भी बड़ा आंदोलन होगा ना, इसमें जब भी कोई बड़ा आंदोलन होगा, पढ़े लिखे वर्ग जब तक तटस्थ रहेंगे ना, लोगों के अंदर जानकारियां नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है ना? अभी आपके बीपीएससी का जो इतना नौटंकी चला बीपीएससी में, सब भाई लोग बोल रहा है पेपर लीक पेपर लीक, ज्ञान के अभाव में पेपर लीक हुआ ही नहीं है भाई। बीपीएससी तो सही बोल रहा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बात पेपर लीक का था ही नहीं। अब ये जो स्टूडेंट होता है भेड़, आपको बताए थे हम, स्टूडेंट क्या करता है उसको, अब उसमें कुछ लोग उसको समझाने का प्रयास भी कर रहे हैं कि यार पेपर लीक नहीं है, मुद्दा है राइट टू इक्वलिटी का। आप एक एग्जाम एक पोस्ट के लिए ले रहे हैं, उसका दो एग्जाम क्यों करवाएंगे? ठीक है, दो एग्जाम करवा भी ले, दोनों का अलग अलग रिजल्ट क्यों देंगे? ये मुद्दा था। अब जब तक अब कुछ भी ऐसा होता है तो पहले पेपर लीक हुआ है तो सब लोग को लगता है पेपर लीक, मीडिया चैनल चला रहा है पेपर लीक, बीपीएससी की पेपर लीक हो गई। तो ज्ञान के अभाव में ये चीज होता है। देखिए कहा तो ये भी नहीं जा सकता है कि पेपर लीक हुआ या एग्जाम सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, आपको जो दिखाया गया आपने वो देखा, ठीक है ना? हो सकता है इसमें जितने भी लोग हैं सबका इंटरेस्ट हो, दोनों, तो हम आपको क्या हमेशा बताए थे, दो पक्ष होता है। ब्लेम लगाने के लिए कोई भी लगा सकता है, हर वो आदमी जिसका पीटी का एग्जाम नहीं हुआ है वो तो चाहेगा कि एग्जाम कैंसिल हो जाए, जिसका पीटी का एग्जाम हो गया है वो चाह रहा है कि नहीं भाई हो गया, अब तो भले वो आंदोलन में था। वही चीज है, कुछ लोग हैं जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो जान रहे हैं कि अगर सेटिंग हुआ होगा तो बेटा पीटी पास करने से कुछ होगा नहीं, फिल्ट्रेशन हो गया होगा, अगर हुआ होगा तो फिल्ट्रेशन हो गया होगा, ये जो 21,000 का रिजल्ट दिया है ना पीटी का, कुछ नहीं होगा, इसमें से आराम से 18,000 19,000 को साइड कर दिया जाएगा, और 1,500-2,000 जिसका भी सीटिंग होगा उसको कर दिया जाएगा। सब लोग को क्या लगेगा कि हम लोग तो काम किया, आपको क्या लग रहा है हम लोग यहाँ पे अभी इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हम लोग एग्जाम में इंटरव्यू से घूम घूम के आए कि क्या इसका रीजन हुआ होगा? ऐसा बहुत सारा रीजन हम लोग का भी, लेकिन हम लोग अपने आप को ब्लेम देते हैं, हम लोग उसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते ना। आपको एग्जाम्पल देते हैं, ज्योग्राफी का मेरा ऑप्शनल का पेपर था, एक मानसून के ऊपर क्वेश्चन आया था, उसमें हमको दिया था 18 नंबर, हम आरटीआई से कॉपी निकालें आपको दिखाएंगे। एक भाई साहब जो है मेरे से एकदम गंदा लिखा है, ठीक है ना, ना डायग्राम है ना कुछ किसी भी तरीके से, उसको उस क्वेश्चन में दिया 28 नंबर, उस भाई साहब का सिलेक्शन हो गया है। अब बीपीएससी का मॉडल आंसर तो है नहीं, आप पीटी में कितना भी उछल लीजिए, मेंस तो उसके हाथ का चीज है ना यार, उसको समझ में आया, उसको 36 नंबर के क्वेश्चन में आपको 18 देना है, वो 18 देगा। अगर एक क्वेश्चन में कोई आदमी 5 नंबर का लीड बना रहा है, दो पेपर, उस समय 3 पेपर हुआ करता था ऐसे हटा के, है ना, ऐसे नहीं था, 5 नंबर, और ऐसा कर करके मान के चलिए ना 10 क्वेश्चन एक एक पेपर में है, 150 नंबर लीड कर गया ना आपको। किस आधार पे आप बोलेंगे? तो खेल हर जगह हो सकता है, ये भी हो सकता है कि हम थोड़ा सा यूपीएससी टाइप का आंसर लिख दिए होंगे, हमको बहुत लोग बहुत कुछ समझाया, हमको लगा कि यार थोड़ा सा बुजुर्ग टीचर टाइप का चेक किया होगा उसको, रिसेंट थ्योरी व्यूरी के बारे में, या हम मेरा कर्सिव राइटिंग है या इस तरीके से हमको नहीं पता चला होगा, या उसको अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, तो इसीलिए हमको इसमें 18 मिला। समस्या यहाँ पे है। मेरा मानना सब लोग अपना अपना काम किया, बुद्धिजीवी आदमी जो सोचता है ना वो आज का नहीं सोचता, वो सोचता है 10 साल के बाद का। आखिर ऐसा समस्या हर स्टेट में क्यों हो रहा है कि नीट का पेपर लीक हो जा रहा है, आपका एमपीपीसीएस का हर स्टेट में पेपर लीक का संभावना, इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज मुद्दा है, कोई एक स्टेट का बात नहीं है, ये बात है स्टूडेंट के भविष्य के लिए। 400 500 2000 सीट में भाई लोग ये कर रहा है, अभी जब इतना सारा मीडिया आ गया है, इतना सारा टेक्नोलॉजी आ गया, तब ये लोग ये कर रहा है, जब ये सब नहीं था तब क्या किया होगा? समस्या वहां है, समझ पा रहे हैं आप? तो इसलिए लोगों को आवाज उठाना चाहिए था कि कम से कम एसओपी बना हुआ है उसमें अमेंडमेंट हो, बाकी एक हाई लेवल कमेटी का गठन हो,
जो हर स्टेट का कोई भी मुद्दा है ना पेपर लीक से, वो उसको एकदम इंडिपेंडेंट चार्ज मिलना चाहिए, वो इस चीज को देखेगा। उससे होगा क्या, जितना भी संवैधानिक निकाय है ना, ये कंट्रोल में रहेंगी। हम नहीं बोल रहे, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं बन रहा है, आप यूपीएससी को दे दीजिए ना कार्यभार सबका, यूपीएससी को दे दीजिए थोड़ा सा एडिशनल पावर। यूपीएससी का तो एग्जाम में बिना चेक किए घुसाता है, बिना चेक किए, जिससे बात करना कर लो, बगल वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, 200 नंबर में 84 या 82 जा रहा है कट ऑफ। क्यों? आपका दिमाग पूरा हिल जाएगा क्वेश्चन बनाने में, वो होता है क्वेश्चन, तब आदमी पढ़ता है। ठीक है ना? इंडिया में बस एक ही चीज का रेपुटेशन रह गया है, यूपीएससी के एग्जाम का, बाकी नीट उटी लोग कर ही दिया, आईआईटी का पेपर लीक कर ही दिया, हर चीज कर ही दिया है। समझ रहे हैं? तो ये चीज का दिक्कत है। कुछ तो न्यूज ये भी है कि कुछ लोग जो पैसा मिलता है ना 50,000 पीटी पास करने के लिए, उन लोग से 30,000 20,000 आपको दे दिया, 30,000 रख लिया, ये पूरा का पूरा चल रहा है। खाली 50,000 लेने के लिए लोग एग्जाम में बैठ रहा है, आप समझिए। तो इसमें अमेंडमेंट होने का समस्या है, इसमें होना चाहिए। और ये जब तक नहीं होगा ना, हमको नहीं लगता कि फिर स्टूडेंट को पढ़ने का जरूरत है। मेरिट से जाइएगा तो होना 2,000 लोग का रिजल्ट है, होना 2,000 का है, लेकिन आदमी को लगना चाहिए ना कि हम फाइट किए, फाइट करके वहां से रिजेक्ट होना ये ज्यादा बेहतर है। मैंने बना लिया कि नहीं भाई वो सेलेक्ट करके लिए, झारखंड पीसीएस में भी सेम चीज हुआ। हो सकता है इंटरव्यू का कॉल हमको झारखंड पीसीएस का भी आए, मेंस वगैरह दिए हम। झारखंड पीसीएस में क्या हुआ कि 2-3 साल से डीएसपी बना हुआ है, उसका जब रिसर्च वगैरह जब उस पर हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, पता चला कि ये सब 15-16 को डीएसपी उस पे जो है ना, ये लोग पीटी में क्वालिफाई नहीं है भाई। अब बहुत सारा लोग का है कि वो लोग पीटी पास नहीं, वो लोग डीएसपी बना हुआ है। एक एक फैमिली से 17-17 को एसडीएम डीएसपी है, एक फैमिली से। चचेरा भाई ममेरा भाई सब इतना तेज हो गया पढ़ने में, आप सोचिए। तो यही चीज है, इसलिए हम बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। हम इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि ऐसा आना चाहिए। न्यायालय कभी बच्चा का साथ नहीं देता इसमें, बच्चा को दिन न्यायालय का काम है ये चीज करना। आपको इसीलिए बनाया गया है ताकि आप सब पे एक शिकंजा कस के रखें। लेकिन आप क्या है, आप एग्जीक्यूटिव के बाद पे कार्यपालिका का निर्देश का पालन आप करने लगे, तो इससे तो जुडिशरी से भी विश्वास उठ जाएगा ना भाई। सुप्रीम कोर्ट नीट वाला में बोल दिया इतना, जबकि लीक हुआ पेपर, ये सारा चीज हुआ, उसमें बोल दिया कि नहीं जो भी है सही है। हाँ बताइए। हाँ मतलब, नहीं नहीं, देखिए जो हुआ समस्या है, लेकिन अब इसमें पढ़ना छोड़ नहीं सकते हम लोग। हम लोग कभी ना कभी ऐसा समय तो आएगा कि मेरिट पे आ जाएगा, ठीक है ना? और जितना हंगामा हो रहा है ना, तो बहुत जल्दी आप लोग के समय हो सकता है एग्जाम बहुत अच्छे से हो। नहीं नहीं, अरे 2-3 महीना का खेल है सब, 2-3 महीना में आप देखिएगा ना बहुत सारा अमेंडमेंट होगा, बीपीएससी एग्जाम कैंसिल होने का भी संभावना है। किस में? टीचर वाले में 5 अटेम्प्ट? अटेम्प्ट आपको सुनिए सुनिए सुनिए, आपको अटेम्प्ट बस एक ही चाहिए अब, तो अभी से लग जाइए, हम पहला दिन भी आपको बता रहे हैं, एक ही अटेम्प्ट चाहिए, बाकी उतना अटेम्प्ट कुछ नहीं। अरे कहना, मेरे सुनो, आपका बेटा काम है, देखिए आपका काम है, आप अगर पढ़े लिखे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए ना 120 में 90 से ऊपर लाने का, आपका काम बस इतना है। अगर कट ऑफ किसी भी तरीके से जाता है, 90 उसी आदमी का आएगा ना जो ईमानदारी से पढ़ा है। तो अपने आप का मूल्यांकन कीजिए। हम गवर्नमेंट जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक गवर्नमेंट जॉब वाला से ज्यादा पैसा कमाते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं। तो आपके साथ भी ऐसा नहीं कि सरकारी नौकरी ही है तो बहुत बड़ा चीज है, नहीं। आप अपने कला को, अपने स्किल को डेवलप कीजिए। एग्जाम है, ठीक है, एक रिजल्ट हुआ, आप लाइन के उस पार हो गए, नहीं हुआ तो इस पार है, इस पार भी तो बहुत सारा चीज किया जा सकता है ना यार। तो मोटिवेटेड रहिए, ऐसा नहीं कि एग्जाम नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अपने अंदर स्किल, क्योंकि आपको, आपका अपना फैमिली, आपका अपने परिवार, आप तो गवर्नमेंट जॉब में नहीं होगा तो क्या आप नहीं करेंगे क्या जॉब? आज भी भारत में अच्छे टीचर का बहुत कमी है, बहुत कमी है। सरकारी स्कूल के टीचर को ना सैलरी मिलता है महीना का, आप अगर प्राइवेट में अच्छा टीचर बनिएगा ना, तो आपको आवरली पैसा मिलेगा, 1 घंटे का पैसा मिलेगा।
1 घंटे का 600, 800, 1000। दिल्ली विल्ली में जाएंगे तो 1 घंटे का 5000। कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे 1 घंटे का 20,000 रुपया। तो अपना स्किल बढ़ाइए। अरे बहुत लोग है। क्या? नहीं नहीं, अरे भाई साहब, हम लिए हुए हैं 3,000 रुपया घंटा पटना में तो। हाँ, लेकिन आपको डेविएट नहीं करना, आपको हम यही बता रहे हैं, आप ईमानदारी से अगर लगे हुए हैं अपने काम में, ठीक है ना। आप ईमानदारी से अगर, चुप हो जाइए थोड़ा, ईमानदारी से अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो इसमें रिग्रेट कभी नहीं होगा आपको, ठीक है ना। अगर सिस्टम के फेलियर की वजह से आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो इसमें थोड़े कि आपको डिप्रेशन में जाना है। आप अगर अच्छे इंसान है ना तो आपका जरूरत सिस्टम को है, सिस्टम आपको है ना, आपका जरूरत है सिस्टम को, सिस्टम का जरूरत नहीं है आपको। तो अपना वो बनाइए काबिलियत। आप नहीं गए उसका लॉस है, उसको दूसरा टीचर को जरूरत पड़ेगा, फिर कोई मीडिया में कोई एक मीम वायरल होगा कि जनवरी फरवरी टीचर को नहीं आ रहा, उसका नाम खराब होगा, ठीक है ना। तो बी पॉजिटिव हमेशा। क्या? अरे बहुत चीज, वंदे मातरम मत बोली, बहुत लोग को नहीं आता यहाँ। चलिए आगे, चलिए चलिए आगे सुनिए। तो बेसिकली हम लोग 1857, देखिए थोड़ा सा डिस्कशन ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि आपके अंदर थोड़ा सा वो एनर्जी बना रहे, है ना। नहीं, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कुछ लोग आते हैं डिप्रेस हो जाते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत हो गया, कुछ हो गया, है ना। तो ऐसा होना नहीं है, हमेशा एक अल्टरनेट लेकर चलिए। इस अटेम्प्ट को एकदम एनर्जी से दीजिए, फुल एनर्जी से, ठीक है ना। और एनर्जी जब तक नहीं लगाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। डोरमेंट मत बन के रहिए, डोरमेंट बन के रहिएगा उतना ही मिल पाएगा आपको जितने का मतलब लायक अपने आप को बनाइएगा। 86 कटअप गया है भाई साहब, 86 लाने वाला उसमें 105 नंबर लाया है। आपका एसएसटी में गया है कटअप 86, 87 था पिछले बार, इस बार 86 गया है। मैथ, अरे मैथ में 97 गया तो लाने वाला नहीं लाया होगा क्या? 114 में 105, 104 लड़का लोग लेके आया है। हाँ, तो बस अपने हिसाब से काम कीजिए, और क्या। लाने वाला लाता है। अब मेरा फाइनल रिजल्ट किसी एग्जाम में नहीं होता हम लग जाए रोने, होने वाला का तो हुआ ना, किसी तरीके से हुआ हुआ ना। हम और अच्छा से लिखते तो नंबर ला सकते थे। जहां आपका काम है, जहां लक नहीं काम करता, लक छोड़ दीजिए भगवान पे, जो है सो है, देखा जाएगा। आपका काम है इंटरव्यू तक पहुंचना, वहां तक पहुंच गए इसका मतलब उसके बाद अब सब ऊपर छोड़ दीजिए, होना है होगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। नहीं हुआ, टीचर का जरूरत था, टीचर बन गए, और जरूरत पड़ेगा आगे प्रोफेसर भी बन जाएंगे, जेआरएफ क्वालिफाई हो गए। एक चीज नहीं मिला, बहुत चीज मिलता जा रहा है। हाँ, लेकिन रिसर्च करने का मन नहीं है। हम तो लेके चल ही रहे हैं, आप ही लोग साथ लेके नहीं चलते हमको। चलिए। क्या? ऐसा करते हैं, नाव में 7 सवार होते हैं। चलिए। अरे मुन्नी, क्या तुमको हम बोले भाई, कुछ पर्सनल रीजन था, गाड़ी का टायर में मतलब कील घुस गया था, इसीलिए नहीं आ पाए, पंक्चर बनवा रहे थे। चलिए। 1857, आप समझिए इसको थोड़ा सा, अब टॉपिक से थोड़ा हटिए, है ना, आप थोड़ा सा समझिए, कंसंट्रेशन का जरूरत है, क्योंकि ये नहीं समझ पाइएगा ना फिर दिक्कत है। 1857 की क्रांति हुई, बुरी तरीके से इसका दमन हो गया। अंग्रेजों को भी समझ में आ गया कि ये संगठित नहीं था, इसीलिए हम लोग जीत भी गए। अगर किसी भी तरीके से ये संगठित होता तो हम लोग कभी नहीं जीत पाते। तो अंग्रेजों ने इसमें बहुत सारा सुधार किया। सबसे पहला सुधार किया सेना में। सेना में क्या किया, राजपूत वगैरह को हटाया, और पठान, सिख, गुरखा, इन सब को मतलब अलग अलग जगहों से लाकर इसमें भर्ती किया, ठीक है। क्योंकि जो राजपूत थे, ब्राह्मण थे ना, ये लोग क्या थे ना, ये लोग धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टरवादी थे। तो इन लोग किसी भी तरीके का रिटेलिएशन नहीं कर, उस मतलब बर्दाश्त ही नहीं करते। तो इसलिए पहला उन लोगों ने क्या किया, सैनिक में बदलाव किया, पीला आयोग का रिकमेंडेशन जो था। दूसरा इन्होंने क्या किया, जो जैसे डलहौजी गवर्नर जनरल था, है ना,
डलहौजी इतना ज्यादा नीति वो अपना खराब लेकर आया ना, इतना ज्यादा, जिससे कि जो क्षेत्रीय राजा थे ना उनको बड़ा दिक्कत हुआ। और क्षेत्रीय राजा जो है ना, जो होता है ना, प्रजा उसको भगवान के जैसे दिखती है। जैसे आज भी आप वीर कुंवर सिंह, बाबू वीर कुंवर सिंह बोलते हैं, है ना। बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पे बिहार में यूनिवर्सिटी चलता है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। इतना ज्यादा सम्मान का चीज है, तो वो राजा है, उनका प्रजा, अगर राजा के साथ कुछ दिक्कत होगा तो प्रजा उसके अगेंस्ट होगा कि नहीं, अंग्रेज के अगेंस्ट। तो ये सारा चीज हुआ। तो धीरे धीरे और अंग्रेजों ने क्या किया, फिर टॉर्चर का लेवल और बढ़ाना स्टार्ट किया। 59 में लास्ट तात्या टोपे को पकड़ा। तात्या टोपे के बाद मान लिया ये लोग कि अब खत्म हो गया है ये रिवॉल्यूशन, लेकिन अंग्रेज इस चीज को समझ गया था कि अब क्या करना है ना, इन लोगों में अब किसी भी तरीके से ज्यादा टॉर्चर का लेवल अगर कर देंगे ना तो फिर हो जाएगा दिक्कत। तो ये लोग क्या किया, 1859 के बाद टॉर्चर का लेवल बढ़ाया। और कोई भी, अब उस समय रेलवे का भी धीरे धीरे आप देखिएगा विकास हो रहा है ना। रेलवे का विकास जो हो रहा है ना, इसका आपको क्या लगता है, अंग्रेज रेलवे का विकास क्यों किए होंगे, हम लोग के लिए कि अपने लिए? अपने लिए। बाद में हम लोग उसको पॉजिटिव वे में हम लोग देख लिए, हम लोग को लगा कि हमारा फायदा है ना। तो ये रेलवे का जो विकास हुआ, रेलवे का विकास वो लोग अपने लिए किए। और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता चला गया, टेलीग्राम आया, टेलीग्राफ वगैरह सब आया, है ना, सब आ गया। रेलवे आया 53-54 में, ये आया। और इसी तरीके से क्या हुआ ना, ब्रिटिश अपना आर्मी को जो है ना कंसोलिडेट करना स्टार्ट किया, आर्मी एकदम स्ट्रांग बनाया। आर्मी का स्ट्रांग बनाने के बाद जितना भी जो क्षेत्रीय संगठन वगैरह उस समय आप देखिएगा लोगों को समझा नहीं पाए, उसमें एकदम तटस्थ रहे, साइड हो गए। अब क्या हुआ, जब ये लोग पिटाए खूब दबा के एकदम, इन लोग को मारा गया, सबको, सैनिक को मारा गया, मतलब अपना जो भारतीय राजा इन लोग को पीटा गया। तब क्या हुआ, बुद्धिजीवी लोगों को लगा नहीं, आज अंग्रेज इतना ज्यादा कर रहा है, आने वाले समय में हम लोगों के साथ भी दिक्कत हो जाएगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बुद्धिजीवी लोगों को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया। आप देखिएगा कि उस समय के जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे ना, सब लोग, पैसा होता था सब लंदन से जाके बैरिस्ट्री का पढ़ाई करते थे, है ना। भारत में नहीं करते थे, सब वहां जा जाके और अंग्रेजी विचारधारा में पूरी तरीके से ढल जाते थे, ठीक है। पहली बार एक आदमी आया, उनका नाम था दादा भाई नौरोजी, है ना। पारसी कम्युनिटी के इंसान थे दादा भाई नौरोजी, और इन्होंने एक किताब लिखा। उस किताब का क्या नाम था, पोवर्टी एंड, पोवर्टी एंड रूल इन इंडिया बाय दादा भाई नौरोजी। ये जो दादा भाई नौरोजी ने एक किताब जो लिखा ना, ये बहुत, मतलब आप समझिए कि ये हमारे राष्ट्रवाद को एकदम उठा के एकदम चरम पे पहुंचा दिया। इसमें इन्होंने दो चीज का बात करा। पहला, इन्होंने ब्रिटिश की नीतियों का बात करा कि ब्रिटिश यहाँ पे आए, कैसे कैसे क्या किया, और कैसे कैसे हम लोग को लूट रहे हैं। और इसी में एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इन्होंने एक थ्योरी का प्रतिपादन किया जिसमें इन्होंने बताया कि देखो, अंग्रेज क्या कर रहे हैं ना, हम लोग को टॉर्चर कर रहे हैं, शारीरिक रूप से तो कमजोर बना रहे हैं, आर्थिक रूप से भी बना रहे हैं। कैसे, अब आप समझिए। अंग्रेज व्यापार व्यापार यहाँ से कर रहा था। मान लीजिए अंग्रेज को चाहिए कॉटन, कॉटन मतलब कपास। तो यहाँ के किसानों को कपास पहले उगवाया। जैसे मान लीजिए कपास जो है ना, कपास 10 रुपया केजी है, मतलब आप मान लीजिए, है ना, पर केजी, उसको मार्केट में इतना दाम है। अंग्रेज का मोनोपोली है पूरे बिजनेस में, लोकल ट्रेडर को आने नहीं दे रहा। ये कपास 10 रुपया केजी है, तो अंग्रेज क्या कर रहा है ना, उन सारे किसानों को इस कपास को बोल रहा है कि आप 8 रुपया पर केजी आपको देंगे, आप उगाइए। किसान को लग रहा है कि भाई और तो कोई है नहीं मार्केट में, तो ये क्या कर रहा है, 8 रुपया केजी जबरदस्ती जबरन उगाया जा रहा है। मन नहीं उसको उगाने का 8 रुपया में, क्योंकि उसको लॉस है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, मतलब बस जीवन यापन वो कर सकता है इससे, बहुत ज्यादा कुछ एडिशनल चीज नहीं कर सकता। तो सबसे पहले अंग्रेज अपने शोषणकारी नीतियों से लोगों को ये चीज करवाए। उन्होंने 8 रुपया में उगवाया। अब वो सारा का सारा माल खरीद लिए 8 रुपया के हिसाब से। उस माल को भेजे कहाँ, लंदन ले गए। लंदन में आपको पता है वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था। अब सिर्फ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चलने का दिक्कत नहीं था, दिक्कत था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चलने के वजह से वहां पे बहुत सारा इंडस्ट्री खुला,
कॉटन मिल्स खुला, कॉटन मिल्स। अब उसके लिए रॉ मटेरियल कहां से आ रहा है? इंडिया से, भारत से रॉ मटेरियल आ रहा है। भारत से रॉ मटेरियल जा रहा है यहाँ के फैक्ट्री में, यहाँ के फैक्ट्री में मजदूर काम कर रहे हैं, उन मजदूरों को वेतन मिल रहा है, उससे फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। फाइनल प्रोडक्ट मान के चलिए हम बनाए, जैसे 1 kg रुई से हम 200 ग्राम का 5 गो शर्ट बनाए, शर्ट है ना, एक शर्ट का दाम हम रखे 100 रुपया, 8 रुपया का चीज को प्रोसेस करके हम बनाए, उसमें कितना भी खर्च हुआ होगा, लेबर उबर को पेमेंट देके 20 रुपया खर्च हुआ होगा, 100 रुपया का शर्ट बनाए, मतलब मार्केट में उतारे। अब ब्रिटेन का ये शर्ट खरीदेगा कौन? जितना भी कॉलोनी उसका है ना, वो खरीदेगा। तो इंडिया उसके लिए सिर्फ एक खान नहीं था जहां से वो मतलब लेकर जाता था, इसके लिए एक बाजार भी था, एक मार्केट भी था इंडिया। मतलब एक तो कम दाम में खरीदा, लिया, और शर्ट बना के ज्यादा दाम में फिर कहाँ बेच रहा है, मतलब पैसा भी ले रहा, रॉ मटेरियल भी ले रहा है ना, इस तरीके से पूरा का पूरा काम कर रहा है। तो ये थ्योरी समझ में आया दादा भाई नौरोजी को, लंदन लंदन जाके रह के आए, उन्होंने देखा कि इस तरीके का चीज है। तो ऐसे करते करते ना लगभग 150 साल से लोग इस तरीके से काम कर ही रहे थे, अंग्रेज, और हर चीज में कर रहे थे। ठीक है, फिर उस समय क्या हुआ, ब्लू कलर जो है ना, ब्लू, ब्लू कलर कपड़ा में बड़ा अच्छा लगता है। आज तो इतना रंगीन रंगोली वाला मिलने लगा है, लेकिन ब्लू कलर उस समय बड़ा रॉयल कलर माना जाता था, उसको रॉयल कलर ही बोलते हैं, है ना, ब्लू। तो इसके लिए लोगों ने क्या किया ना, ब्रिटिश लोगों ने कलर को ब्लूइश, उसको मतलब टेक्सचर देने के लिए नील का खेती करवाया। अब नील का खेती में दिक्कत क्या है, जो नील जहां पे भी उगता है ना, उस सॉइल में न्यूट्रिएंट क्या करता है, पूरी तरीके से खींच लेता है, जिसकी वजह से वहां पे और कोई दूसरा फसल और वहां नहीं होगा जब तक उसमें आप एडिशन नहीं करेंगे, सारा चीज नहीं करेंगे। और ऐसे करते करते अब नील बहुत महंगा बिक रहा था, लेकिन नील का दाम इंडियन को कितना मिल रहा था, एकदम बहुत कम। जैसे 1,000 रुपए kg वहां बेच रहा ना, इन लोग को 5 रुपए kg दे रहा, 10 रुपए kg दे रहा, इस टाइप से वो लोग कर रहा था शोषण। तो ये पूरी तरीके से जब थ्योरी आई और जब ये किताब छपा दादा भाई नौरोजी का, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, तब लोग जो शिक्षित वर्ग जो थे ना, क्योंकि इनको आपको क्या बताए, शिक्षित वर्ग थोड़ा सा तटस्थ थे 1857 में, किताब छपा, छपने के बाद बुद्धिजीवी लोग पढ़ना स्टार्ट किए। उन लोगों को सच में लगा कि यार देखो, अंग्रेज आज है, जिस तरीके से आंदोलन हो रहा है, कभी ना कभी तो अंग्रेज जाएगा, और जब कभी ना कभी अंग्रेज जाएगा तो देश का तो पूरा दशा और दिशा दोनों बिगाड़ देगा। तो उसके बाद हम लोग इतना बुद्धिजीवी रह के कर ही क्या सकते हैं। तो बुद्धिजीवी लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने बोला कि ब्रिटिशर्स को ऐसे हम लोग उससे, तो क्योंकि हमसे बहुत स्ट्रांग है वो, तो ऐसे जाके उसको हम लोग लड़ नहीं सकते। तो उन्होंने क्या किया, जितने भी बुद्धिजीवी लोग थे ना, सामाजिक कल्याणकारी सुधारक जितने भी लोग हुए, उन लोगों ने संगठन का निर्माण किया, बहुत सारे संगठन का। जैसे अब इस संगठन का काम क्या था समझिए, ब्रिटिशर्स सबका शोषण कर रहा है, तो मद्रास में एक मर्चेंट का बना, मद्रास में है ना किसानों का एक मतलब संगठन बना, मर्चेंट का मद्रास सोसाइटी बना, जिसमें मद्रास के जितने भी लोग हैं ना, उन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया, एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उस ऑर्गेनाइजेशन का एक काम था, उसका एक लीडर होगा, वो जो भी ब्रिटिशर्स की कंपनी होगी या ब्रिटिश का जो भी आदमी होगा ना, जो इससे खरीदता है माल, उससे नेगोशिएट करेगा। समझ पा रहे हैं, इन लोगों का ये काम था। और मद्रास में जब ये हुआ, मद्रास महाजन सभा जो है वो हुआ, और भी बहुत सारा ऐसा ऐसा, तो हर अलग अलग क्षेत्र में लोगों ने एकजुटता दिखाना स्टार्ट किया। अब एकजुटता दिखाने के पीछे रीजन क्या है, एकजुटता दिखाने के पीछे रीजन ये है कि सारे के सारे लोग एक ही देश से जुड़े हुए हैं, सबका जो प्रीवियस जो आर्ट कल्चर वगैरह है ना, सब का सेम है। जैसे जितना भी मान ली इस क्लास में जितना भी लोग बिहारी हैं, और बिहारी अभी जैसे कर्नाटका में केरला में जो बिहारियों को टांग दिया था ना तमिलनाडु में, आपके दिल में उस समय तो लगा होगा कुछ ना कुछ मजदूर को, है ना। आज भी बिहारी को बाहर में बहुत गाली देते हैं लोग। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, और उसके बाद यहाँ का नेता भी वैसे ही हरामखोर लोग हैं, उसी के हिसाब से आपको मतलब बांट के रखा है। और आप यहाँ पे पूरी तरीके से बंदूक दिखा के रील बना रहे हैं कि हम ब्राह्मण हैं। गाना भी बिहार में एक से एक है, ब्राह्मण के लिए अलग, ब्राह्मण के शादी में अलग गाना बजता है।
ठीक है ना। ये गाना भी हम सुन रहे थे कल परसों, ठीक है ना। कौन तो एक गाना है ना कि बबुआने से हिला जीला हो या क्या है ना। अब ये उससे यादव लोग भी एक गाना बना दिया कि हम किसी से कम है क्या। कुछ है नहीं इन लोग को। इन लोग सबको करना है जाके गुजरात में और महाराष्ट्र में मजदूरी, ठीक है ना। सब लोग वही करेगा, मजदूरी कर रहा है बाहर में जाके, ऑटो ड्राइवर वाला गाना बजा रहा है। समझ रहे। आप जब तक शिक्षित नहीं होंगे ना, आपको अपना समझिए, आज पूरे दुनिया में, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो है ना लेबर सप्लाई करने वाला बिहार है, उसके बाद यूपी है। अगर ये सारा लोग अगर संगठित हो गया ना, महाराष्ट्र में और गुजरात में, पूरे इंडिया में जितना बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है ना, प्राइवेट इंडस्ट्री, बिहारी खाली छोड़ दे काम करना, बंद हो जाएगा। ये पावर को समझ नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि बिहारी मजदूर जब बाहर जाता है ना, तो इसके पीछे नेता दलाल ये लोग भी लगा रहता है, ये लोग इसका संगठन बनने नहीं देता। वो बिहारी जो है ना, बोला जाता है ना एक बिहारी सब पे भारी, इसीलिए उन लोग को टांग दिया गया था। रीजन क्या है, वहां पे जो लोकल, जो वहां के जो लेबर्स थे ना, साउथ में जो लोकल लेबर्स थे, उन लोगों ने बोला कि भाई साहब हम लोग को 500 से ज्यादा पेमेंट चाहिए, पर डे का हाजिरी जो होता है ना हम लोग को चाहिए 1,000 रुपया। तो सब लोग, अब वहां का जितना भी लोग है, जो भी अपना जो मतलब ठेकेदार लोग है, उन लोग बोला कि हम 500 तो नहीं देंगे। ये लोग 600-700 बोला कि हम कर देंगे। लेकिन वहां का जो लोग है ना, वो लोग बोला नहीं। बिहारी आदमी बोला कि हम 500 में कर देंगे काम। बिहारी आदमी बोल दिया कि भाई मेरा, हमको काम चाहिए, तुम्हारे चक्कर में हम क्या करेंगे, हम अपना बाल बच्चा को मरते थोड़े छोड़ देंगे, हमको 500 भी मिल रहा है, हमको उसका भी जरूरत है। बिहारी लोग काम करना स्टार्ट किया। उन लोग को लगा, और बिहारी लोग क्या होता है, एक जगह जहां जाता है ना, तो अपना गांव से दोस्त लोग सबको बुला लेता है, ठीक है ना। तो अब वहां का लोकल जो लोग था ना, लोकल मजदूर, उसको कोई पूछने नहीं लगा। अब वहां से क्या हुआ कि लोगों में बिहारियों को लेके थोड़ा सा मिसकंसेप्शन बना। और जब मिसकंसेप्शन बना, तो हुआ क्या कि 5-7 लोगों को टांग दिया गया, ताकि डर का माहौल बना रहे। फिर वहां से बहुत सारे लोग बिहारी डर के निकलने लगे। हमारे यहाँ से डिप्टी सीएम उस समय थे आपके तेजस्वी यादव, ये गए वहां पे। कुछ मीडिया चैनल वाले थे जिन्होंने कुछ दिखाने का प्रयास किया, फुटेज के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं। भाई साहब, आपने मुआवजे के अलावा क्या किया? 1 साल 1.5 साल हो गया ना इस केस को, 2 साल होने वाला है। क्या किया आपने? बिहार सरकार का क्या रोल था? मतलब बिहार में क्या मजदूरों को सिर्फ मरने के लिए छोड़ देंगे क्या? वो बिहारी नहीं है, समझना चाहिए। और ये तब तक यहाँ पे रहेगा जब तक आप जाति धर्म में बटे रहेंगे। अरे वो क्या ही हम बोले उसका, वो जो है ना, देखिए आप, हर आदमी अपना फुटेज के लिए काम करता है, रियलिटी वो भी नहीं दिखाया। अब कोई गोपनीयता वाला मीटिंग है भाई साहब, उसमें आप क्यों इंटरफेयर कीजिएगा? दिस इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बिहार का लेबर डिपार्टमेंट का ये काम था, वहां के लेबर डिपार्टमेंट का काम था, केंद्र का आईएलओ का काम था ये, समझ रहे ना। इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन का काम था, वो इन सब चीजों को देखती। लेकिन यहाँ पे पार्टी पॉलिटिक्स हो जाती है, क्यों? कांग्रेस का सरकार था वहां, यहाँ पे भी कांग्रेस का सरकार था, इसलिए मैटर दब जाता है। समस्या यहाँ नहीं है, समस्या ये है, एकदम सच बात है, 100% सच हम बोल रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। बिहारी मजदूर अगर आज धरना पे बैठ जाएगा ना, 27% तक जो है ना प्रोडक्शन कम हो जाएगा विद इन 1 से 2 दिन के अंदर। कोरोना का, अब भाई आप समझिए ना, एक तो उनसे, और मजदूर को जो है ना, लोग कभी नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको सैलरी दे या कुछ भी। अभी आ गया ना ये पे कमीशन, कौन सा कमीशन है, 8th पे कमीशन लागू हो गया, मजदूरों का क्या सैलरी बढ़ा? सरकारी कर्मचारी का तो हर आदमी, सरकार वाला आदमी तो बढ़ा लिया अपना। इन लोग के लिए कुछ व्यवस्था है? कहाँ गया लेबर, ह्यूमन राइट वाला? कहाँ गया ह्यूमन राइट वाला? आप बोल देते हैं, आप एक कमेटी बना देते हैं, बोल देते हैं इतना कैलोरी जो शहर में ले रहा है वो गरीब नहीं है। अरे चचा, बॉडी में सिर्फ कैलोरी जाने से नहीं होता है, आदमी को न्यूट्रिशन भी चाहिए रहता है, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, 10 तरह का चीज चाहिए। इसके बारे में तो आपने बोला नहीं। आप सब चीज का मात्रक क्या बना दिए? कैलोरी। कैलोरी तो भाई की कोई चीज खाएंगे उससे कैलोरी मिल जाएगा हमको, फैट से ज्यादा मिलेगा, प्रोटीन से थोड़ा कम मिले, कैलोरी तो मिलेगा ही ना। लेकिन क्या सिर्फ इसी से काम चल जाएगा क्या? आप तो ये खाने पीने का बात दे रहे हैं, कोई अगर बीमार पड़ जाए एक बार तो
क्या सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करने के आपके पास पोटेंशियल है? समझ रहे हैं ना? दिस इज द हार्श रियलिटी। वन ऑफ द केस। अब देखिए ये सब जो है ना संगठित करने का चीज है। अभी आप कैसे यूनाइट हो गए? आपको हम एक चीज बताए बिहार के बारे में, आपको लग रहा है कि नहीं बिहारियों के साथ गलत हो रहा है, ठीक है ना? बिहार में एक और केस हुआ था पूर्णिया में, एक लड़की उसको सांप काट लिया। वो जो लड़की को सांप काटा ना, ये लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने से डर गया कि कहीं अगर मतलब इलाज उलाज कर दिया, 3-4 लाख रुपए का बिल दे दिया तो हम करे कहां से भरेंगे? ये इनसिक्योरिटी है लोगों में आज भी, ये इनसिक्योरिटी है। तो जैसा एक छोटा सा आपका दुखता रग पे हम नस दबा दिए ना, आपको लगने लगा कि बिहारी यूनाइट होना चाहिए होना चाहिए। सेम चीज यहाँ पे हो रहा है 1857 में, कि सब लोग क्या, आपके पास भी तो एक बार आता है ना 5 साल में मौका साफ करने का। आप क्या करते हैं? हाँ, आप वो तो करेगा, आप जितना वो गंदगी करेगा वो तो आपके पास तो है। आप तो क्लीन स्वीप कर सकते हैं, पूरा का पूरा क्लीन स्वीप। ये जो 1857 का क्रांति है ना, सेम चीज हुआ 1857 में। जितने लोगों का शोषण हुआ, सारे लोगों के अंदर एक राष्ट्रीयता का भावना आया, क्योंकि सारे एक जगह से बिलोंग करते थे, भारत से। सबका दुश्मन एक था, बाहरी लोग। सबका सांस्कृतिक पहलू, सबका राजनीतिक पहलू सब सेम था। तो एनसीईआरटी क्लास 9th में अगर आप जाएंगे ना, क्लास 9 के एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 1 के बॉक्स में दिया हुआ है, और पहला ही लाइन दिया हुआ है नेशनलिज्म का मतलब क्या है। तो नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद का मतलब तभी समझ में आएगा जब आदमी एक ही जगह से बिलोंग करेगा, सबका कल्चरल हिस्ट्री सेम होगा। कितना साल से बोलते हैं ना, इतना साल से गुलामी हम लोग सहे हैं। आप थोड़े से हैं, आप तो 14-15 में, मतलब इधर आप 94-95 में पैदा हुए हैं। आप देश आजाद 47 में हुआ है, तो आप इस चीज को कैसे बोल रहे हैं? कितना साल गुलाम रहे? आप नहीं रहे, आपके परिवार के लोग रहे, आपके मोहल्ले के लोग रहे, आपके दादा परदादा वो लोग रहे हैं, है ना? तो आपका कॉमन कलेक्टिव सेंस उनसे जुड़ा हुआ है, इसीलिए आप बोलते हैं राष्ट्रीयता की भावना का उदय। ठीक है ना? तो ये चीज है। और इस तरीके से जब कॉमन कलेक्टिविटी जब आता है ना लोगों में, तब लोगों को समझ में आता है कि राष्ट्रीयता का भावना होता क्या है। और यही कारण रहा कि 1857 के बाद राष्ट्रीयता का भावना धीरे 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 एक चिंगारी पकड़ा लोगों में। ठीक है ना? शिक्षित वर्ग को भी समझ में आ गया कि अब नहीं करेंगे ना तो होने वाला नहीं है। तो लोगों ने फिर क्या किया, जैसे फ्रांस की क्रांति के समय जैकोबिन क्लब बना था ना, जैकोबिन क्लब बना, उस क्लब में बहुत सारे लोग, सीक्रेट सोसाइटी टाइप का था। अब ये बन के वहां पे योजना बनाते थे, रणनीति बनाते थे, और लुई 16 को उखाड़ के फेंक दिया, है ना? उसी के आधार को पढ़ पढ़ के, क्योंकि लोग बाहर से पढ़ के आ रहे थे, बहुत सारी विदेशी किताबें भारत में आ रही थी, तो लोगों ने संगठन बनाना प्रयास किया, उसका बनाना प्रारंभ कर दिया। मद्रास में कुछ संगठन बना, बॉम्बे में बना, कोलकाता में बना। भारत के जो लोग बाहर रहते थे ना भारत से, लंदन में बनाया, यहाँ बनाया, वहां बनाया, और ऐसे ऐसे करके संगठन बना। और इस संगठन का काम ये था कि लोगों के अंदर एक हम लोग को राष्ट्रीयता का भावना देना है, और जितना भी हम लोगों का पूरी तरीके से जो जरूरत का चीज है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली उससे जब तक कमजोर रहेंगे लड़ नहीं पाएंगे। तो जब तक हम लोग उससे लड़ नहीं पाएंगे तब तक हम लोग को संगठन बना के काम करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ समय के बाद क्या हुआ ना, कुछ समय चलता गया, और चलने के बाद क्या हुआ कि हम लोग को ये चीज पता चला कि यार ब्रिटिश जो है ना, छोटा छोटा संगठन को वैल्यू ही नहीं दे रहा। मद्रास वाला का अपना मद्रास के लिए मांग है, बॉम्बे वाला का बॉम्बे वाले रीजन के लिए मांग है, फिर वही चीज आ गया, है ना? तो फिर लोगों को लगा कि ऐसा करते हैं ना, हम लोग एक सेंट्रलाइज संगठन बनाते हैं जो पूरे भारत को क्या करेगा, जोड़ेगा, और पूरे भारत में जो गुलामी का मुद्दा है जो भी है ना, वो ब्रिटिशर्स के समक्ष रखने का प्रयास करेगा। और तब जाके एक ऑल इंडिया कमिटी बनेगी, एक ऑल इंडिया कांग्रेस बनेगा, जो सारे भारत का बात करेगा। और जितना भी इससे पहले है ना संगठन था ना, सबका रूप एक बड़ा सा संगठन बनाने का रहेगा, और इसी का नाम रहेगा भारतीय राष्ट्र कांग्रेस। इसको बनाया किसने? ए ओ ह्यूम, है ना? ये कहाँ के थे? आपके वही स्कॉटलैंड वाला रीजन आप देखिएगा ना, वही ब्रिटेन के बगल बगल में है, वहां से है। बहुत लोग जो है, और भी लोग इनसे जब जुड़े, अब इनका एक आइडियोलॉजी था
कि हम लोग को क्या करना है ना, कि अपना संगठन बना के हम लोग को करना क्या है कि कुछ भी तरह का अगर प्रॉब्लम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉब्लम को लिखेंगे और जो भी ब्रिटिशर्स होगा उसके सामने हम लोग रखेंगे। कुछ लोग और थे, कुछ लोग और लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि नहीं हम लोग चेंजेस लाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स के लंदन में जाके सिविल सर्विसेज आईसीएस का एग्जाम पास करेंगे, आईसीएस का एग्जाम पास करने के बाद भारत में आके काम करेंगे, है ना, सिविल सर्विसेज जो होता है ना उसमें आके काम करेंगे। लेकिन वहां पे भी हीन भावना के साथ लोगों के साथ मतलब दिक्कत हो रहा था। देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे लोग इसमें बने, आपके सुभाष चंद्र बोस भी बने, है ना, आईसीएस में। तो ये पूरा का पूरा जो है ना अपना अपना, आप देखिए अपना अपना जितना भी लोगों का पोटेंशियल था ना, जैसे किसी, अब मान लीजिए एक संगठन है, हम लोग को चाहिए कि पैसा चाहिए, कि हम लोग को सब संगठन में सबको खिलाने के लिए पैसा चाहिए। तो कुछ लोग पैसा से मतलब नहीं हो सकते हैं, उनके पास पैसा नहीं है, मान लेते हैं कि उसके पास उतना पोटेंशियल नहीं पैसा ला के दे, तो वो 2 रोटी ही ला सकता है ना। तो उसी तरीके से जब संगठन बना ना, तो कुछ लोग जो संगठन बना सकते थे, कुछ लोग अपने बुद्धि का यूज कर सकते थे, उन सारे लोगों ने ये चीज किया। और सबसे पहली बार एक ऑल इंडिया कांग्रेस जैसा कमेटी बना, और ऐसा लोग मानते हैं कि इसको अंग्रेजों ने ही बनवाया, ठीक है ना। डफरिन जो उस समय का, जब क्वेश्चन एक आया हुआ है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय भारत का वाइसराय कौन था, वो लॉर्ड डफरिन था। और लॉर्ड डफरिन एक से एक चीज बोल रहा है भाई साहब कांग्रेस के बारे में, कि सब बस फुफंदी है, कुछ होने वाला नहीं है, ये नहीं है, मतलब नेगेटिव में, ठीक है ना। अब इस तरीके का चीज जो हुआ, इस तरीके का जो चीज हुआ, इससे कांग्रेस बन तो गया। कांग्रेस के बनने के बाद हुआ क्या ना, कि कांग्रेस में हर आदमी, अब देखिए पढ़ा लिखा आदमी, बेवकूफ आदमी का सबसे अच्छा बात पता है क्या है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है कि भाई साहब आप ही बताइए, आप ही राय दीजिए, आप पढ़े लिखे हैं। आप अक्सर देखते होंगे ना, आप किसी अनपढ़ गवार जाहिल या किसी से भी, कोई किसान से आप पूछिएगा तो वो खुद बोलेगा कि आप तो खुद पढ़े लिखे हैं, आपको हम क्या बताएं। पढ़ा लिखा आदमी ऐसा नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी के साथ दिक्कत क्या है ना, कि अगर 10 गो पढ़े लिखे के साथ आप है ना, तो 10 गो अलग अलग सजेशन आपको देगा, और वो लोग इस डिबेट में रहेगा कि मेरा सजेशन अच्छा है, तुमको ये मानना चाहिए। तो दिक्कत यहीं पे हुआ कि जब कांग्रेस बना, तो कांग्रेस उस समय बुद्धिजीवियों का क्या था, बुद्धिजीवियों का एक संगठन था। अब बुद्धिजीवी सब अपना अपना है, सब अपना काम कर रहा है। कोई बोल रहा है कि नहीं हम लोग नरम दल रहेंगे, हम लोग एकदम प्यार से एकदम लिख के देंगे ब्रिटिशर्स को, कुछ नहीं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि चाचा सुनो, गाली सुन जाइएगा हमसे, ये सब नहीं होगा, हम लोग अपना हक के लिए लड़ाई करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब कांग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। कुछ लोगों को लगा कि देखो ये सब है फालतू आदमी, ये सब सीनियर सिटीजन लोग है, इस सब से कुछ उठा उठा जा रहा है, हड्डी में दर्द है, मार और खा नहीं पाएगा, इसीलिए इन लोग लव लेटर लिख रहा है अंग्रेज को, और कुछ नहीं, वो बार बार रिजेक्ट कर रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। और 1906 में, 1906 में ना कि 1907 में, 1906 में क्या हुआ, 1906 में कुछ लोग जो थे ना, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, इन लोग बोले कि देखो ये सब सब हरामखोर आदमी, इन लोग के साथ रह के काम नहीं हो पाएगा। क्या यार, इन लोग 15-20 साल, 27 साल से, 17-18 साल से यही सब काम कर रहा है, कुछ हो ही नहीं पा रहा, तो हम लोग क्या करें अब इससे ज्यादा। तो बोला कि देखो हम लोग को क्या करना पड़ेगा ना, हम लोग को कांग्रेस का एक विभाजन करना पड़ेगा। एक होगा नरम दल, उन लोग को दे दो, उन लोग को जो मांग रहा है ना, तुम लोग अपना से लव लेटर लिखो, अपने से काम करो। लेकिन दूसरा जो है ना, हम लोग अपना मांग को सिर्फ रखेंगे नहीं, हम लोग मांग छीनने का प्रयास करेंगे। तो यहां से ये चीज हुआ। एक चीज और हुआ, जब 1885 में जब कांग्रेस का निर्माण हुआ ना, उसी समय कांग्रेस में बहुत सारे लोग ऐसे आए, पढ़े लिखे लोग आए। लोगों को लगा एक आध दो बार, पहले बार में तो बहुत लोग थे भी नहीं। कितने प्रतिनिधि थे पहले बार में, 72 की 78, 78 की 72, कितना, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। सुनिए सुनिए, अरे अरे भाई फैक्ट का चीज है। अरे एक मिनट, एक मिनट, लड़ लो लड़ लो लड़ लो पहले। सुनिए, ठीक है ना। और आप जो 76-78 बोल रहे हैं ना, उतना गांधी जी के साथ दांडी मार्च में, ठीक है ना। यही चीज, इसी चीज, यही चीज करते हैं ना आप, 78 और 72 में कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम में यही ऑप्शन दे देता है।
और आप 72 को 78 करके आ जाते हैं और 2 क्वेश्चन गवा देते हैं अपना, है ना। अब ये चीज समझिए, ठीक है ना। अब ये सारा चीज जो है ना हुआ। अब पहली बार में बहुत ज्यादा प्रकोप पड़ा नहीं। अब पहली बार होना था कहाँ पे, आपका मुंबई में होना था, बॉम्बे में। लेकिन वहां पे क्या, प्लेग फैला हुआ था। अब प्लेग फैला हुआ था तो आप देखो, प्लान तो सब किया कि एकदम बॉम्बे में हम लोग बनाएंगे, एकदम भोकाल तरीके से, एकदम 5,000 10,000 आदमी जुड़ेगा, हम लोग का बात एकदम माइक पे सुनेगा। कुछ नहीं हुआ, मात्र 72 को आदमी गया, ठीक है ना। 72 को आदमी गया, माइक का लाइन कटा हुआ था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है ढंग से, ठीक है ना। तो आदमी सोच रहा है कि क्या करे, नहीं एकदम सब में क्रांति। अब देखो, पढ़ा लिखा आदमी बहुत ज्यादा रोड पे चिल्ला नहीं सकता। जैसे आप ही लोग कल के डेट में टीचर हो जाएंगे ना, तो अगर गवर्नमेंट का जॉब आपके पास आ जाएगा ना, तो आप थोड़ा सा होगा क्या ना, आपका एग्रेशन कम हो जाएगा, क्योंकि आप इंडिविजुअल व्यक्तिगत इंसान नहीं रहे आप। अब आप गवर्नमेंट का हो गए एग्जाम, अब आप कम्युनिटी हो गए, है ना। अब कोई भी बड़ा टीचर ऐसा नहीं कि बैठ के एकदम लगा चिल्लाने के लिए हमारी मांग पूरी करो, ये करो, नहीं हो पाएगा, ये सब चीज पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है इसके पीछे, कि आप जिस चीज को लिखना चाहते हैं ना, लिख के जो आप देना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये सारी चीजें सही होगी, क्योंकि आप एक संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करना चाहते हैं, ठीक है ना। आपको पता है कि जो लोग बेरोजगार, उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। जो लोग बेरोजगार है, स्टूडेंट है, 2 लाठी खाएगा, मरहम लगाएगा, तीसरा दिन फिर वहीं पे आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। लेकिन जो एक टीचर है, जो गवर्नमेंट टीचर है या कोई अधिकारी है, उसको लग रहा है कि गलत है, वो बच्चा के साथ बैठ जाएगा ना, उसका सबसे पहले नौकरी जाएगा। दिक्कत ये होगा कि वो आदमी, नौकरी उसका चला जाएगा, और जब नौकरी चला जाएगा तो वो भी बेरोजगार हो जाएगा ना। दिक्कत इस चीज का, इसीलिए लोग ने, बुद्धिजीवी लोग समझते हैं चीजों को। तो लोगों ने बुद्धिजीवी 1-2 होता, उसका सब लोग बात मानता, तब कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ पे हर आदमी बुद्धिजीवी है, सब अपना 72 प्रतिनिधि 72 को सजेशन दे रहा है कि ये होना चाहिए, नहीं ये गलत, तुम्हारा ये वाला गलत है। लास्ट में सब चीज, जब सब हम लोग आजाद हो गए ना, है ना, जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, जब हमारा संविधान निर्मात्री सभा बना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सब लोग को बुलाया, आओ बेटा जितना है पूरे इंडिया से आओ, जितना जितना तुम लोग को चाहिए, जो जो चीज है, सब प्रावधान पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसीलिए 2 साल 11 महीना और 18 दिन हम लोग को उसमें लग गया, क्योंकि इतना बुद्धिजीवी आदमी था। और पूरे ऐसा संविधान बनाया, दुनिया में किसी और देश को ना हिम्मत नहीं हो कॉपी करने का, नहीं कर पाएगा। समझ पा रहे हैं ना। इतना इतना चीज इसमें, भाई साहब इतना चीज डाल दिया है ये लोग संविधान में, कि उसको सोचने के लिए आपको जीना पड़ेगा वो चीज। जैसे हम लोग, महिलाओं के का शोषण होता रहा है शुरू से, हम लोग उसी समय डाले हुए हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। आप समझिए, इस चीज को डाले हुए हैं। हमको पता है कि जो आर्टिकल 17 है, अनटचेबिलिटी, ये है, हमको संविधान में डालना पड़ेगा। कुछ लोगों को लग रहा था राइट टू प्रॉपर्टी, वो भी डाला कि किसी का प्रॉपर्टी ना ले ले, फिर बाद में अमेंडमेंट करके उसको आर्टिकल 300 ए में डाल दिया, है ना। ऐसे इतना संविधान है। सिर्फ संविधान लोग बनाया नहीं, संविधान निर्मात्री सभा में जितने, हम तो राजेंद्र प्रसाद का भाई बहुत बड़ा फैन है, बी आर अम्बेडकर का तो है ही, राजेंद्र प्रसाद का ज्यादा है। रीजन क्या है, वो प्रेसिडेंट थे, उनके सामने इतना सारा बुद्धिजीवी आदमी अपना अपना विचारधारा रख रहा है, और उसको मैनेज करना, और 2 साल 11 महीना 18 दिन तक उसको मैनेज करके एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार करवाना बहुत बड़ा बात है। इसलिए राजेंद्र प्रसाद का रिस्पेक्ट करना है। समझ पा रहे हैं ना। इसलिए ये है राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बी आर अम्बेडकर का रिस्पेक्ट इसलिए करना है क्योंकि बी आर अम्बेडकर के वजह से बहुत सारे प्रावधान इसमें डाले गए। महिला के लिए जो भी प्रावधान डाला गया संविधान में, बी आर अम्बेडकर के द्वारा डाला गया। जितना भी डिप्रेस क्लास वाला जो भी है, उनके प्रयासों से डाला गया। और भी लोग थे, जगजीवन राम थे, और भी बहुत सारे लोग थे। तो इतना इतना लोग अपना अपना एक्सपीरियंस पूरा जितना पढ़ा है ना, सब डाल के ये चीज बनाया, ठीक है ना। और बनाने के बाद इसमें एक प्रावधान और डाला कि देखो यही खत्म नहीं होता है, 368 डाला कि फ्यूचर में किसी भी तरीके का कोई चीज हटाना पड़े या जोड़ना पड़े, ठीक है ना। और जोड़ना भी कैसे पड़े, उसमें भी 3 गो प्रावधान बताया कि कुछ होगा बहुत लचीला, आराम से 50% कीजिएगा काम हो जाएगा। लेकिन कुछ प्रावधान को ऐसा बनाया ना कि जब तक 2/3 मेजोरिटी नहीं होगा आप नहीं कर पाएगा। फिर कुछ प्रावधान और ऐसा डाला
कि 2/3 मेजोरिटी के साथ 50% जो स्टेट होगा ना, कि बेटा ऐसे ही नहीं कि कोई पावरफुल, कितना दिमाग वाला आदमी होगा कि आप समझिए कि उसको पता था कि कोई भी पार्टी अगर आएगा और एकदम बहुमत से आ गया, मान लीजिए 543 सीट में 500 सीट एक पार्टी ले आया, भाई राज्यसभा में लोकसभा हर जगह वही पार्टी है, जैसे इंदिरा गांधी का पार्टी था, केंद्र में वही, राज्य में वही, हर जगह वही, लगा के एकदम धड़ाधड़ संशोधन करना स्टार्ट कर दी। तो इन लोगों को ये आइडिया हो गया था, ठीक है ना, इन लोगों को ये आइडिया हो गया था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज करना है, और उसके बाद संविधान हम लोग का बना। और इस तरीके से, इसलिए आज भी देखिएगा ना, आधा से ज्यादा जो है ना सुप्रीम कोर्ट में यही सब डिबेट चलता है, क्या होना है क्या नहीं होना है, किस तरीके से होना है। समझ में आया? अब ये जो पूरा का पूरा जो चीज है ना प्रावधान, ये स्टार्ट होता है 1885 से। 1885 में कांग्रेस का होता है। लेकिन कांग्रेस, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या आपको समझ में आया जो हम बताए, दिमाग में घुसा? अब एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, आपसे एग्जाम में, अब हम लोग को खाली समझना नहीं है, ये तो आप क्लास में जब टीचर बन जाएंगे तब बच्चे को समझाइएगा। अब आपको पहले एग्जाम पास करना है, तो उसके लिए कुछ डेटा है कि कांग्रेस से पहले बहुत सारे संगठन बने, उन सब संगठन के बारे में बताइए। तो लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है ना, लिखिए कांग्रेस की स्थापना के पूर्व भारत में बने संगठन, टॉपिक डालिए। के स्थापना पूर्व बने संगठन। काफी ज्यादा मटेरियल आपको दे देते हैं हम, नहीं क्लास में टीचर बनने के बाद बोर नहीं होने देंगे बच्चों को आप कभी, एक से एक कहानी नहीं। चलिए लिखिए, सबसे पहला डालिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी। लैंड लैंड होल्डर्स सोसाइटी, है ना। लैंड होल्डर सोसाइटी, हम इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ना, बस कौन बनाया, कहां बना, और डेट लिखवा देते हैं, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। आपको डिटेल में अगर पढ़ना होगा तो आप उसमें स्पेक्ट्रम में पढ़ सकते हैं ना, लिख लीजिए इसके बारे में। 1838 में बना, 1838 में बना कलकत्ता में। कलकत्ता किसके द्वारा बनाया गया? द्वारका नाथ। हाँ, संस्थापक में लिख लीजिए द्वारका नाथ, द्वारका नाथ। दूसरा लिखिए बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ये बना 1843 में, 1843, 1843 में। कलकत्ता, कलकत्ता इसका स्थापना किया है जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन, है ना, जॉर्ज थॉमसन, जॉर्ज थॉमसन कोलकाता में। ठीक, उसके बाद लिखिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन लिख लीजिए। 1851 में, हाँ 1851, इसमें लिख लीजिए स्थापना राधा कांत देव। कलकत्ता, राधा
कांत देव, राधा कांत देव। उसके बाद लिखिए बॉम्बे एसोसिएशन। बॉम्बे एसोसिएशन, नाम ही से पता चल गया होगा कहाँ है, बम्बई में है। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, 1852। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, बॉम्बे एसोसिएशन 1852। कौन बनाया? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद डालिए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। हाँ, ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया ये कब बना? ये बना 1866, 1866। कहाँ बना? लंदन में बना। लंदन में बनाया किसने? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। उसके बाद लिखिए पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1870। पूना में ही हुआ, पूना। हाँ, 1870 एमजी रानाडे, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे। उसके बाद है एमजी रानाडे के बाद इंडियन लीग, इंडियन लीग 1875 में, इंडियन लीग, लीग, इंडियन लीग, इंडियन लीग कलकत्ता 1875, 1875। स्थापना किया है इंडियन लीग का कौन? शिशिर कुमार घोष, शिशिर, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष का एक दो चीज और है, अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है ना? अमृत बाजार पत्रिका चलता है क्या अभी? नहीं चलता अब? एबीपी न्यूज, अमृत बाजार पत्रिका, एबीपी न्यूज जो है ना, यही है, लिखिए एबीपी न्यूज, इसका मॉडर्न फॉर्म है अमृत बाजार पत्रिका का, ठीक है। उसके बाद लिखिए इंडियन नेशनल एसोसिएशन, नहीं पता था आपको? अच्छा, जहां नहीं सोचिएगा हम सोच लेंगे, वहां हम बताएंगे आपको। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876, 1876 कलकत्ता में हुआ। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, ठीक है ना? आनंद मोहन बोस। उसके बाद लिखिए एक आनंद मोहन बोस, उसके बाद एक लिखिए मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा। इसको किसने किया? सुब्रमण्यम अय्यर। किसका? 76 बताए तो 1876, 1876 मद्रास महाजन सभा का, 84, एक साल पहले।
हाँ 1884, कांग्रेस से 1 साल पहले। मद्रास महाजन सभा 1884, सुब्रमण्यम अय्यर। कहाँ? मद्रास में। मद्रास। भाई हमसे लिखवा रहा है। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है ना? सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है ना? अब जो भी होगा देख लीजिएगा। सुब्रमण्यम, अरे इंग्लिश में लिख दें। सुब्रमण्यम, सुब्रमण्यम अय्यर। एक उनको हम सोचे थे एक चीज और लिखवाने का आपको, ये तो लिख लिया आप, इसको आप पढ़ लीजिएगा। एक चीज और आज हम लिखवा देते हैं जो हमको लग रहा है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। महलवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त सब लिखवा देते हैं ना। 3 टॉपिक है, पेज पलट लीजिए और लिख लीजिए। जमीन या भूमि सुधार कानून, या भूमि सुधार लिख लीजिए ना, अलग अलग टॉपिक। हाँ अलग टॉपिक लिखिए, भूमि सुधार। हाँ कुछ बोल रहे क्या? नहीं नहीं, वो मतलब अलग है, अलग टॉपिक है वो। अरे जैसे हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के बारे में बात किए ना, तो आपके पास वो है नहीं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कब आया, ये सारी चीज लिखवा देते हैं हम आपको, है ना? तीनों पूछता भी है, हमको 2-3 सेट में दिखा क्वेश्चन। आप, हाँ बहुत लोग थे, हम बस मेन आदमी का नाम लिखे हैं, है ना? एक आदमी नहीं था। देखो मद्रास महाजन सभा जो था ना, इसमें टोटल 3 आदमी था, है ना? लेकिन हाँ हाँ, चार्लू थे, एक और त्यागराज, और भी लोग थे यार, क्या क्या तो नाम था उनका। एक और था बेलकप्पम, ऐसे करके कुछ नाम था। इसको आप चेक कर लीजिएगा एक बार, देखिए। हम आपको जितना भी है ना क्वेश्चन, हम आपको साथ में बताते जा रहे हैं, है ना? आपका काम है आप उसको एक बार घटना चक्र से या वो अरिहंत वाला किताब से टॉपिक वाइज आप उसको मारते चलिए। हमको पता है कि आप 2 ही 3 लोग मार रहे हैं, बाकी सब लोग जो है इंतजार कर रहे हैं नोटिफिकेशन का। हम आपको बता दे रहे हैं, सुनिए अभी हम लोग को और भी चीज करना है। हिस्ट्री है, बहुत सारी चीजें। मॉडर्न हिस्ट्री करने के बाद आपको जितना हम बोल रहे हैं ना उतना आप कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। आप टॉपिक पढ़ लिए हैं, आपको याद हो गया है, अब बस उसका फैक्ट जो है घटना चक्र से मार लीजिए। घटना चक्र या आपका वो जो आता है ना अरिहंत वाला, उससे मार लीजिए। काम आपका यहीं पे निपट जाएगा, 1-2 बार रिवीजन कर लीजिएगा बस। हाँ दोनों, अरे सेम है, दोनों जगह है सेम। घटना चक्र आपके पास है तो आप घटना चक्र से मारिए, लेकिन उसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है अरिहंत वाला में। उसमें और स्टेट्स का भी क्वेश्चन दिया है, यूपी बिहार का खाली नहीं दिया हुआ है, तो उसमें है। तो मेरे हिसाब से वो वाला लीजिएगा तो थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा, एक्सप्लेनेशन उसका बड़ा तगड़ा है और उसमें एरर भी ज्यादा नहीं है। हाँ एरर बहुत ज्यादा नहीं है। चलिए, भूमि सुधार बस लिखिए ना, भूमि सुधार, और सबसे पहला लिखिए भूमि सुधार बस। बस यही टॉपिक एक है हम लोग का, उसके बाद आज हम लोग नहीं करेंगे। हाँ भूमि सुधार। अंग्रेज ने स्वयं का लाभ का ध्यान रखते हुए, अंग्रेजों ने स्वयं हिमांशु पांडे, अमृत बाजार पत्रिका जो है ना शिशिर कुमार घोष का है, मैंने बताया था। अंग्रेजों ने स्वयं के लाभ का ध्यान रखते हुए 3 बंदोबस्त व्यवस्था बनाई, 3 बंदोबस्त व्यवस्था बनाई। 3 बंदोबस्त व्यवस्था बनाई। पहला लिखिए स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट बोलते हैं इसको, है ना? स्थायी बंदोबस्त, इसमें लिखिए। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में, इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लाया। यह बिहार, बंगाल, उड़ीसा,
बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक में लागू किया गया। यह भारत के 19%, ये भारत के 19% क्षेत्र में, 19% क्षेत्र पर या क्षेत्र में लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक, इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दिया गया। इसमें जमीन का मालिकाना हक जमींदार को दिया गया, जमींदार को दिया गया। अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, अंग्रेज जितना कर को निर्धारित करते थे, उस कर के 11 में से 10 भाग, 10/11 है ना, 11 में से 10 भाग, कर के 11 में से 10 भाग, 11 में से 10 भाग, उसके बाद ये ब्रैकेट में लिखिएगा 10/11 अंग्रेज ले लेते थे, अंग्रेज ले लेते थे। जबकि जबकि 11 में से 1 भाग, जबकि 11 में से 1 भाग जमींदार रखते थे, 11 में से 1 भाग जमींदार रखते थे। किसान मजदूर था, जमींदार को जब जमीन अलॉट ही कर दिया तो अब उसको मजदूरी देगा ना, किसान को कैसे देगा? किसान, उस जमींदारी व्यवस्था क्या है, किसान के पास जमीन थोड़े है, वो तो सबको लेके जमींदार को दे दिया। अब जमींदार उसमें क्या कर रहा है, बहुत सारे किसानों से क्या कर रहा है, मजदूरी करवा रहा है, जिसको खेतीहर मजदूर बोल रहे हैं। विद्रोह तो का कारण यही रहा ना, बाद में ही चीज। हाँ नहीं बचा, अरे भाई साहब 19% क्षेत्र में है पूरे भारत में, हर जगह थोड़े लागू है, भारत के 19% क्षेत्र में ये लागू है, और बंगाल उंगाल वाला एरिया में ज्यादा लागू था। आगे लिखिए, इसको पहले लिखिए, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग। लिखिए पहले ना, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। अब एक चीज में नोट देके लिख लीजिए, जमींदार को सूर्यास्त से पहले, जमींदार को सूर्यास्त से पहले, जमींदार को सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था। सूर्यास्त से पहले हिसाब चुका देना होता था, अतः इसे सूर्यास्त कानून भी कहते थे, अतः इसे सूर्यास्त कानून भी कहते थे। दूसरा लिखिए रैयतवाड़ी, जल्दी, दूसरा लिखिए रैयतवाड़ी। इसे कौन लाया था रैयतवाड़ी को? लिख लीजिए, इसे रीड एवं मुनरो, रीड, रीड और मुनरो। कौन सा मुनरो? थॉमस मुनरो, कॉलिन मुनरो मार के मत आ जाइएगा, वो न्यूजीलैंड का प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर, ठीक है ना। हाँ, थॉमस या टॉमस या थॉमस, ठीक है ना, थॉमस मुनरो लिख लीजिए इसको पूरा नाम। कर्नल रीड और थॉमस मुनरो, हाँ दोनों अलग अलग आदमी हैं। इसे कर्नल रीड और थॉमस मुनरो ने 1820 में लाया था, लाया था। यह बंबई, मद्रास तथा असम में लागू था। यह बंबई, मद्रास तथा
असम में लागू था। बंबई, मद्रास तथा असम में लागू था। बंबई, मद्रास तथा असम में लागू था। या भारत के कुल क्षेत्र के, ये भारत के कुल क्षेत्र के 51 मतलब 51%, भारत के 51% क्षेत्र पर लागू था। भारत के 51% क्षेत्र पर लागू था। अब इसमें लिख लीजिए, इसने जमीन का मालिकाना हक किसानों को दिया था। आगे आपका पॉइंट, ठीक है ना। इसने जमीन का मालिकाना हक किसानों को दिया था। किसानों को अपनी उपज का, किसानों को अपनी उपज का 35% से 55% के बीच में, है ना, किसानों को अपनी उपज का 35% से 55% के बीच में, या 35% से 55% तक अंग्रेजों को कर के रूप में, अंग्रेजों को कर के रूप में, अंग्रेजों को कर के रूप में, कर के रूप में देना पड़ता था, देना पड़ता था। ठीक है। अब लिखिए महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी कौन लाया था इसको? महलवाड़ी व्यवस्था को विलियम बेंटिक के शासनकाल में, महलवाड़ी व्यवस्था को विलियम बेंटिक के शासनकाल में हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी, विलियम बेंटिक के शासनकाल में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1833, 1833, 18, देखो हम ये इसीलिए लिखवा दिए ना, विलियम बेंटिक के शासनकाल में। सेम क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, 3-4 एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। महलवाड़ी व्यवस्था को विलियम बेंटिक के शासनकाल में हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा किस साल में लाया गया था? अब उसमें ऑप्शन 1833 था, बाकी सब 50 के ऊपर वाला ऑप्शन था, 1855, 1856, ऐसे इस तरीके से था। तो आपको अगर विलियम बेंटिक का काल अगर पता है तो आप आराम से इसको मार सकते थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन में लोगों ने गलत करके आया है। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स ये गलत करके क्वेश्चन आया भी था, तो बोल रहा है कि सर हमको लगा ना कि 1857 का क्रांति हुआ होगा, उससे पहले कुछ इस तरीके का नौटंकी हुआ होगा, तो हम मार के आ गए, हमको एकदम डलहौजी और इसमें कंफ्यूज हो गया। अच्छा स्टूडेंट था, ब्रिलियंट स्टूडेंट था। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी गलत कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज पकड़ लीजिएगा, जहां इस तरीके का चीज हम बता रहे हैं मतलब आपका भी संभावना है ये सब करने का, इसीलिए हम लिखवा दे रहे हैं कि गलती कहीं ना हो आपसे। चलिए आगे, ठीक है। 1833 में लाया, या पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, में लागू था। या भारत के 30% क्षेत्र पर लागू था। 30, देखो इधर हो गया 19, इधर हो गया 51, इधर हो गया 30, मिला के कितना हुआ? ठीक है, 30% क्षेत्र पर लागू था। इसमें जमीन का मालिकाना हक किसके पास था? पूरा गांव पे,
हाँ ठीक है ना, महलवाड़ी मतलब मोहल्ला को या गांव को, लिख लीजिए आप इसको। इसमें जमीन का मालिकाना हक गांव को या गांव का होता था, गांव का होता था। गांव का मुखिया कुल उपज का, गांव का मुखिया कुल उपज का 60% टैक्स के रूप में या कर के रूप में अंग्रेजों को देता था। कितना? 60% कर के रूप में अंग्रेजों को देता था। ठीक है ना, 60%। बहुत हार्श है, 50% ज्यादा। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ना, कि इसमें कितना प्रतिशत कर दिया जाता था, है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब रिमार्क करके नोट दे के लिखिए तो 2-3 पॉइंट नोट दे के लिखिए। नोट, सबसे कठोर कानून, सबसे कठोर कानून, सबसे कठोर कानून स्थायी बंदोबस्त था। सबसे कठोर कानून स्थायी बंदोबस्त था, कौमा सर्वाधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी लागू था। सबसे कठोर कानून कौन था? स्थायी बंदोबस्त। शाम तक अगर हिसाब नहीं हुआ, जमीन सामे को नीलाम कर देगा। ठीक है ना, सबसे कठोर कानून स्थायी बंदोबस्त था। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षेत्रों पर लागू कौन था? सर्वाधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी लागू थी। सर्वाधिक क्षेत्र पर रैयतवाड़ी लागू थी, कौमा टैक्स का सर्वाधिक या कर का सर्वाधिक मात्रा महलवाड़ी में था। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, टैक्स का सर्वाधिक मात्रा किसमें था? महलवाड़ी। तो आपसे पूछ देगा कि तीनों स्थायी बंद, तीनों जो व्यवस्था था, जमीन सुधार जो था, इसमें सर्वाधिक कर वसूल किसमें था? उसका अमाउंट महलवाड़ी में था। एक और नोट देके लिखिए, अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में, अंग्रेजों ने बंगाल के क्षेत्र में इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी, इजारे कुछ नहीं है, परमानेंट सेटलमेंट लिख भाई। इजारेदारी व्यवस्था, हाँ इजारेदारी व्यवस्था आ रहे उसमें लागू की, जिसमें अधिक बोली लगाने वालों, जिसमें अधिक बोली लगाने वालों को जमीन नीलाम कर दी जाती थी। अधिक बोली लगाने वालों को जमीन नीलाम कर दी जाती थी, है ना। अब इसको समझिए थोड़ा, ये लिखवा दिए, इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको इसीलिए हम अच्छे से लिखवा दिए, है ना। 3 तरह का व्यवस्था था, एक बंगाल वाले रीजन में था, कौन सा? स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त को ही इजारेदारी सिस्टम भी बोलते हैं बहुत बार, इस्तेमरारी व्यवस्था भी बोलते हैं। इस्तेमरारी, जमींदारी, इस्तेमरारी और आपका इजारेदारी, तीनों किससे रिलेटेड है? परमानेंट सेटलमेंट से। इजारेदारी थोड़ा सा अलग इसलिए होता है कि इसमें बोली लगाया जाता था। हाँ 1 मिनट, हाँ किसान को क्यों मिलना है? जब किसान के पास था, किसान, सुने सुने, किसान को जो था ना, पहले तो किसान के पास था ही ना, लेकिन ब्रिटिशर्स को पैसा नहीं मिल रहा, तभी ना परमानेंट सेटलमेंट लाया। किसान को दे रहे थे, किसान के पास छोटा छोटा टुकड़ा में जमीन था, और सबसे कितना वसूलता वो? टैक्स उसको कम मिल रहा था, तभी ना ब्रिटिश, आप उसके हित में मत सोचिए, ब्रिटिश अपने हित में सोच रहा था ना, इसीलिए तो सबसे किसान से छीन के जमीन किसको दे दिया? जमींदार को दे दिया। अब जमींदार के पास जब जमीन आ गया, तो बाकी सब जो किसान थे वो क्या था? वो उसके यहाँ पे खेतीहर मजदूर थे, पैसा लेते थे, काम करते थे। तो ये 19% मतलब क्षेत्र में ही था। दूसरा जो आपका 19% क्षेत्र में था, ये किसमें था? रैयतवाड़ी 51% क्षेत्र में था। किसान का ही खेत था, लेकिन जमींदार का मतलब आप क्या समझ रहे हैं भाई साहब? थोड़ा कंफ्यूजन है, बताइए क्या है जमींदार का मतलब? आप समझते क्या है? हाँ
जमीन का पूरा लेखा जोखा, मतलब जमींदार जो था ना, वो ब्रिटिश का एजेंट था, टैक्स कलेक्ट करने वाला। जमीन तो उसी का था, लेकिन एक एक क्षेत्र दे दिया गया था उसको टैक्स कलेक्शन करने के लिए। बहुत नुकसान था, जमींदार लोग को नुकसान हो रहा था, लेकिन जमींदार अपना नुकसान क्यों सहेगा? वो तो किसके ऊपर कर देता था? किसान के ऊपर करता था वो। अरे बोल तो रहे हैं, उसको लेना था, जैसे कोई भी लॉस में नहीं जाना चाहेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना, किसान अगर ये ब्रिटिशर्स आपको बोल दे कि हमको 3 लाख रुपया वार्षिक चाहिए कंकड़बाग से, या किदवई पूरी पूरा आपको दे दिए हम, और हमको यहां से हर साल 3 लाख रुपया चाहिए। अब आप 3 लाख रुपया कहां से करते हैं, कैसे करते हैं, उसका कोई लेना देना नहीं, हमको 3 लाख चाहिए। अब उन लोग क्या करता था, 3 लाख रुपया तो उसको ब्रिटिशर्स को देना ही है किसी भी कीमत पे, और उन लोग अपना भी 3 लाख रुपया रखता था। तो 3 और 3 कितना हो गया? टोटल प्रोडक्शन हो रहा है 10 लाख रुपया का। तो ये लोग 6% तो ये लोग रख ले रहा है। कुछ लोग था और ज्यादा, मतलब इसमें करप्शन करता था। वो लोग क्या करता था कि 3 लाख रुपया अंग्रेज को तो दिया, और अपना जो 3 लाख लेना था ना, अंग्रेज से कभी कभी ज्यादा ले लेता था ये लोग। तो इस चीज का गुहार लगाने के लिए बहुत सारा अंग्रेजी लोगों के पास जो है ना, लोग जाते थे फरमान लेकर, ठीक है ना। तो उसमें क्या किया जाता था, लोगों को थोड़ा सा बताया जाता है कि ऐसा नहीं करना है आपको, ताकि लोगों में बहुत ज्यादा वो ना हो जाए, आक्रोश ना आ जाए। जमींदारी व्यवस्था आपको पता चलेगा ना, आप संविधान पढ़े? नहीं पढ़े संविधान? संविधान में 1951 बना, 50 में तो क्लियर हो गया सर जी। पहला संविधान संशोधन कब आया? किस चीज से रिलेटेड था? देश में जैसे ही देश आजाद हुआ, सबसे पहला जवाहरलाल नेहरू को लगा क्या, कि एक एक आदमी के पास 50-50 एकड़ जमीन है, मतलब एक एक आदमी के पास 4-4 हजार बीघा, 10-10 हजार बीघा जमीन है। और जब तक जमीन उन लोग के पास रहेगा, तब तक राइट टू प्रॉपर्टी भी था, कि आप बिना उसके मर्जी से आप उसको नहीं ले सकते जमीन। अब भाई हमको रोड बनाना है, हमको देश का डेवलपमेंट करना, हमको रोड बनाना है, और जमींदार जमीन दे ही नहीं रहा। उछल जा रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चल जा रहा है पिटिशन फाइल करके, कि मेरा ये जो है ना, मेरा मर्जी के बिना ही ले रहा है। अब ये चीज जब हो रहा था ना, तो ये पूरे, अब हर स्टेट में डेवलपमेंट करने का जरूरत है, हर स्टेट में चाहिए सारा चीज। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे दिक्कत हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू को लगा कि नहीं, ये सब नौटंकीबाज है, अगर ऐसा रहेगा भाई, तो अब जमीन तो बहुत सारा है, तब तो हम कोई डेवलपमेंट, रोड नहीं बना पाएंगे, सड़क नहीं, स्कूल, बिजली, कहीं नहीं, कुछ कर नहीं पाएंगे। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि देखो, जितना भी जमीन उमीन से रिलेटेड जो चीज है ना, भूमि सुधार, इसके लिए एक नया शेड्यूल बना दिया, अनुसूची बना दिया, अनुसूची 9। 8 गो अनुसूची था पहले, तो पहला संविधान संशोधन प्रक्रिया से अनुसूची 9 बना दिया, और अनुसूची 9 बना दिया, और सब लैंड उन से रिलेटेड चीज उसमें डाल दिया। और ये भी चीज बोल दिया कि अनुसूची 9 जो है ना, वो जुडिशियल रिव्यू से क्या हो जाएगा, परे, उसको लेके कभी भी आप कोर्ट में उसमें जो विषय को डाल दिए, नहीं तो भाई देश का डेवलपमेंट नहीं होता। फिर कुछ लोगों को लगा कि नहीं, राइट टू प्रॉपर्टी संविधान का मौलिक अधिकार है। फिर बाद में मौलिक अधिकार से हटाकर राइट टू प्रॉपर्टी को, जो पहले आपका फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में था, वहां से उसको निकालकर उसको रख दिया गया 300A में, कि राइट टू प्रॉपर्टी आपका अधिकार रहेगा, लेकिन वो आपका मौलिक अधिकार नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार तो छीन नहीं पाएगा सरकार, लेकिन डेवलपमेंट तो करना है। और लोगों को इसीलिए आप देखिएगा मुआवजा मिलता है अब, ठीक है ना। प्रॉपर्टी का इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगा। जैसे आपका जमीन अगर रोड पे आ गया, तो जो सरकारी रेट होगा ना जमीन का, मान लीजिए 10 करोड़ का जमीन है, सरकारी रेट है 20 लाख, 20 लाख मिलेगा आपको। अब इससे लोगों को दिक्कत हो गया, क्योंकि रियल रेट और जो सरकारी रेट होता है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है ना। ऑनलाइन अभी हम बताएंगे नहीं, एक जमीन अभी हम लोग भी लिए हैं, और उसका रेट बहुत है, ठीक है ना। लॉकडाउन में लिए, और लॉकडाउन में लिए क्या मतलब, लिया गया। लॉकडाउन में इस तरीके का स्थिति था, जमीन का वैल्यूएशन था रियल में 1.5 करोड़ का, रियल का वैल्यूएशन। लॉकडाउन था, उसको बेटी का शादी करना था, और वो पैसा वैसा के लिए बोल रहा था कि हमको पैसा वैसा इस तरीके से चाहिए। अब उतना बड़ा जमीन 1.5 करोड़ रुपए, लॉकडाउन में इतना स्थिति सब बंद है, आदमी तो पैसा रिजर्व करके रखेगा, ठीक है ना। अब उसको शादी भी करना है, तो ऐसे केस में वो अपने तरफ से फरमान लेकर आए, उसको सब पहले ही बोल दिया कि भाई इतना में तो नहीं बिकेगा,
और लॉकडाउन कब तक रहेगा किसी को कोई गारंटी था क्या? तो वो आकर बोला कि जमीन जो है हमको 50 लाख रुपया चाहिए, जमीन हम रजिस्ट्री कर देंगे। पिताजी फोन किए हमको कि ऐसा ऐसा बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं पेपर बनवाइए। ठीक है ना? कि अगर इस तरीके का बात अगर वो बोल रहा है तो आप बनवाइए। लेकिन अब हमको पता है, देखो उस समय उतना पैसा था भी नहीं, तो इधर उधर से जो भी चीज है जेवर उवर गिरवी रख के बेच के जितना भी आया, तो वो सारा चीज करके ये व्यवस्था हुआ और फिर हम लोग वो लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये जमीन के ऊपर उसका टाइटल सूट लगा दिया, मतलब उसका जो भी और पारिवारिक आदमी जो था ना, वो इसमें क्या किया, बहुत सारा केस मुकदमा कर दिया। तो अभी कोर्ट कचहरी चल रहा है, तो ये सारा चीजें। ठीक है ना? चलिए, आज के लिए क्लास ज्यादा हो गया क्या? सर आ गए हैं क्या अजय जी? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आज थोड़ा लेट भी हो गया था हम लोग को, है ना? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे कांग्रेस से। कल छुट्टी है ना? ठीक है, कांग्रेस का अधिवेशन करेंगे, सारा लाइन से लिख लेंगे, 22-24 गो है, अच्छा अच्छा उसको लिख लेंगे। क्या? हाँ हाँ, सीक्वेंस में ही लिखवाएंगे वो। ऑनलाइन वाले कोई प्रॉब्लम कर दिए क्या? ऑनलाइन वाले एनी डाउट कुछ है तो पूछ लीजिए आप भी। आज ऑनलाइन वाला कुछ नहीं क्वेश्चन पूछा है, सब एकदम बस सुना है खाली क्लास। अरे एक खाली मुन्नी है इसमें कोई, ठीक है ना? 17 लोग थे आज। अच्छा, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास।